नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। बेमौसम बाढ़ और वो भी बाढ़ की विभीषिका। उत्तर प्रदेश के 21 जिले बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार, शासन सब राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री लगातार निगरानी कर रहे हैं। अभी कैबिनेट की बैठक में किसानों को राहत देने के लिए मिनी किट्स जैसी अनेक योजनाओं की घोषणा भी की गई। ये तो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, लेकिन ये कमोबेश स्थिति अधिकांश राज्यों में है, और खास तौर से वे राज्य और वो नगर जो समुद्र के किनारे पड़ते हैं। ऐसा क्यों एकदम हो रहा है? आज आम आदमी ही नहीं, किसान भी पूरी तरीके से परेशान है। आज ही का हम आंकड़ा बता दें कि हमारी महंगाई दर में कमी आई। 12.41 से 10.70 पर हमारी महंगाई दर पहुंच गई, माने गिर गई। लेकिन मजे की बात क्या है? बात यह है कि हर चीज के दाम तो घटेंगे, लेकिन सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? कह रहे हैं इसका कारण ये है कि बारिश के कारण सब्जियों के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। माने जो सब्जियों की महंगाई दर 22 थी, वो बढ़कर के 39 हो गई। क्या कारण है? क्या कहीं हमारी जलवायु में कोई फर्क आया है, या हमारा जो मौसम है वो बदल रहा है, उसका डाइवर्जन हो रहा है, या हमारा जो चक्रवात है मौसम का, उसमें कोई गड़बड़ी आ गई है? और उसके लिए दोषी कौन है? और क्या सरकार वास्तव में उस दिशा में कदम उठा रही है हमें और आपको राहत देने के लिए? या फिर कहीं कहीं यह भी लगता है ये कंप्यूटर भी अपनी स्थिति को बरकरार नहीं रख पा रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं। एक सवाल ये भी उठता है, हम लोग पेड़ काट रहे हैं, हम लोग बुरी तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका नतीजा है, अरे भाई पेड़ कट भी रहे हैं लेकिन करोड़ों की संख्या में लग भी रहे हैं। फिर क्या कारण ऐसे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ हैं कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर S.N. सुनील पांडे जी। पांडे जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पांडे जी, नवरात्र के पहले एक खबर आई थी कि अब मानसून जा रहा है, मानसून की विदाई हो रही है। शायद आपको स्मरण होगा जी। और उस खबर में ये भी था कि चूंकि विदाई हो रही है तो अब थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, बस विदाई। लेकिन विदाई होते होते एकदम बारिश हो गई, और फिर ये हुआ कि 2 दिन होगी, फिर हम लोग सोचने लगे कि चलो भाई फिर ये 3 दिन होगी, फिर 5 दिन होगी। अब तो बाढ़ की स्थिति हो गई, और इस बाढ़ की चपेट में हमारा कानपुर भी आ गया। पांडु नदी में बाढ़ आ गई, और वहाँ पर एक मायापुरम बस्ती है जो पूरी तरीके से उसकी चपेट में आई, और 1500 लोग कानपुर में ही प्रभावित हो गए हैं, और अन्य जो आसपास लोग रहते हैं वो भयाक्रांत है, दहशत में है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जो जलवायु परिवर्तन की बात लगातार वैज्ञानिक लगातार आप लोग अखबारों में, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे। तो जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक चीज है जो वर्षों में होती है। जो सबसे बड़ी बात है जिससे हम सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो है हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ना। हमारी पृथ्वी का जब तापमान बढ़ता है तो 0.5 डिग्री में इतने चेंजेज आते हैं कि हम लोग उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
कारण क्या है? इसका कारण ना तो यह है कि हमारे पेड़ कट रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है कि हमने सारे जो भी जीवाश्म ईंधन हैं, जिसमें हम डीजल, पेट्रोल, गैसेज, जिससे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन जब ज़्यादा होता है तो तापमान बढ़ता है पृथ्वी का। इसका कोई इंडिविजुअल कारण नहीं है और इसका प्रभाव किसी एक प्रदेश, देश पर नहीं है। इसका प्रभाव वैश्विक रूप से पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और पूरी दुनिया इस जलवायु परिवर्तन के दंश को झेल रही है। अब की बार आपने देखा होगा कि आधा चाइना सूखा, आधा बाढ़। बड़े बड़े जर्मनी और यूएसए की वो नदियां सूख गईं जिनसे वहां अरबों खरबों रुपए का व्यापार होता था। रोम में एक नदी है जो इतनी सूख गई कि रोम में जो नीरो नाम का शासक था उसने पुल बनवाया था, वो पुल भी दिखने लगा। तो जो जलवायु परिवर्तन की बात चल रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ने के लिए हम सारे ह्यूमंस, हर जनमानस दोषी है। उसमें ना तो कोई एक समुदाय, ना कोई एक देश, पूरी दुनिया। हम विकास की बात कर रहे हैं। 1800 के बाद जिस तरह से विकास की चर्चा चली, लोगों ने कल कारखाने लगाए, गाड़ियों से चलने लगे, सारी कंक्रीट के जंगल बसा दिए। ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ा। उससे क्या हुआ कि ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन ज़्यादा हुआ। जब ग्रीन हाउस गैसेज एक सही अनुपात में होती हैं तो ये हमारे पृथ्वी पे जो रहने के लायक तापमान होना चाहिए उसको मेंटेन करती हैं। लेकिन जब ये एक्सेस रूप में होती हैं तो ये तापमान को अपने में संरक्षित कर लेती हैं, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक। और तापमान बढ़ने से क्या होता है कि जो हमारा बारिश का पैटर्न है, जलवायु जो भी हमारे पहले ज़माने में 3 ऋतुएं होती थी, वो सारी दिक्कतें आ रही हैं। और जो मौसम की चरम सीमा पे होता है, मौसम गर्मी होती है तो बहुत अधिक होती है, सर्दी होती है तो बहुत अधिक होती है, बारिश पहले तो होती नहीं है और जब होती है तो 2 घंटे में 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर और कानपुर में अब की बार 95 से 125 मिलीमीटर तक की भारी बारिश दर्ज हुई। जिसका परिणाम ये होता है कि कानपुर में या किसी भी शहर में जब 2 घंटे में 100-125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि जल भराव की समस्या आ जाएगी। जो नदियां होंगी आसपास उनमें बाढ़ आ जाएगी। जैसे अब की बार हुआ, हमने मानसून वापसी का घोषणा कर दी थी जी हाँ, वही जी। लेकिन हुआ क्या, जो हमारी बंगाल की खाड़ी है उसमें एक तूफान जो दक्षिण एशिया से चल के आया था जिसका नाम था नोरू तूफान, वो म्यांमार, थाईलैंड इन सब में अपना असर दिखाता हुआ जब बंगाल की खाड़ी में आया तो उसने क्या किया, जब कोई भी साइक्लोन होता है वो लैंड से समुद्र में जाता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाले सारे सिस्टम उसके साथ काम करते हैं। तो ये सिस्टम जब बंगाली खाड़ी में आया तो इसने रौद्र रूप धारण किया और इसने अपना ट्रैक, ऐसा होता था जब बंगाली खाड़ी में कोई भी निम्न दबाव का क्षेत्र बनता था, जब हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून होता था तो ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली होते हुए उत्तराखंड और कभी कभी जम्मू कश्मीर, ये इनका ट्रक रहता था। लेकिन अब की बार जब बारिश शुरू हुई तो हमने ये देखा कि इनका ट्रक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका था वहाँ पे रहा। सिर्फ 2 निम्न दबाव के क्षेत्र ऐसे बने जिन्होंने उत्तर भारत में बारिश कराई। लेकिन पहले बारिश के दिन ज़्यादा होते थे, बारिश कम होती थी। उससे क्या होता था, जल संचयन, जो हमारा वाटर कंजर्वेशन होता था वो हमारा धरती में जाता था, कम कम पानी बरसता था, हमारी नदियों में धीमे धीमे पानी बढ़ता था।
लेकिन जो जलवायु परिवर्तन के कारण अब जो आ रही हैं तो उसमें चरम जो भी हो रहे हैं वो चरम हो रही हैं। बारिश हो रही है तो बहुत हो रही है, तो ये कारण सारे जलवायु परिवर्तन के हैं। इसी से कानपुर में लगातार 24 घंटे में 125.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो भारी बारिश होती है, जिसने क्या किया, जो धान की फसल पकी खड़ी हुई थी उसको नुकसान पहुंचा दिया। कम से कम 40-50% तक कहीं कहीं किसानों के खेतों में नुकसान हुआ, चाहे हमारा घाटमपुर हो, चाहे बिल्हौर हो, चाहे हमारा अकबरपुर हो। इसी तरह की घटनाओं से हमारी जो सब्जियां लगी होती हैं, अगर शाम के टाइम पानी बरस जाता है और लगातार 12 घंटे पानी बरसता रहेगा तो किसान तो खेत में तभी जाएगा जब पानी बंद होगा। और किसी भी सब्जी में अगर पानी 12 से 14 घंटे तक 5-6 इंच तक भरा रहेगा तो निश्चित रूप से उसमें नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। यही अब की बार हुआ। इन सब चीज़ों से हमारा भारत देश है उसमें 70 से लेके 80% तक लोग किसानी पे आधारित हैं, खेती करते हैं। तो अगर इस तरह की समस्याएं आएंगी तो हमें सोचना पड़ेगा कि एक तो सबसे पहले हमें एडवाइजरी जो हम लोग जारी करते हैं, जैसे आपका जेएमडी चैनल है, अक्सर बाइट हमारे यहाँ लेने आते हैं आपके लोग और हम बताते हैं कि अगले 4 दिन में पानी बरसेगा या कैसा मौसम रहेगा। तो इन सबको किसानों को या जनमानस को इनको देखना पड़ेगा, उन पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे जनमानस को कोई तकलीफ ना हो और हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा कोई नुकसान ना हो, जिससे वो जब हम लोग एडवाइजरी जारी करें कि पानी बरसेगा, ज़्यादा पानी बरसेगा, तो वो खेतों में जल निकासी का प्रबंध कर ले। ये सारी चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेंगी। ऐसी वैरायटी डेवलप करनी पड़ेंगी जो जब ज़्यादा पानी बरसता हो उस समय बोई जाए तो उनको सहन करने की क्षमता हो, या जब हमारी पानी नहीं बरसता है तो वो कम पानी में भी उगें। और किसानों को उनको सबको उगाने के लिए उन वैरायटियों को किसी संस्थानों से, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय से या हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ विज्ञानों से लगातार सलाह लेनी पड़ेगी। चलिए पांडे जी, आपने कई बातें की और बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। जरा मुझको ये समझाइए कि आप भविष्यवाणी कह रहे हैं कि एडवाइजरी हमारी माने, लोग मानते भी हैं, पहले तो लगातार जारी होती थी और आपने कहा कि बाइट ले रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन एडवाइजरी में तो आपने बता दिया ये कि अब 3 दिन तक पानी खूब बरसेगा और पता लगे कि दोपहर में धूप निकल आई, शाम को धूप चल रही है और एकदम रात को कहीं पानी वानी बरसा जी। ये सब क्या है जी, कि माना हम तो आपकी एडवाइजरी मान रहे हैं। नहीं सर, इसका वैज्ञानिक कारण है। हाँ। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि पहले क्लाउड फॉर्मेशन जिस तरह होती थी हाँ। तो वो पूरे यूपी में हो रही है, बिहार तक हो रही है। अब जो जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हुआ है कि क्लाउड फॉर्मेशन कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। जहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ पे बारिश हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो तापमान बढ़ने के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही हैं। पहले एक हफ्ते तक बादल रहते थे, बारिश होती थी। अब क्या होता है कि 12 बजे आप देखेंगे धूप है। हाँ, और तापमान जैसे ही बढ़ा, और एक चीज अब की बार जो हमने रिकॉर्ड की है उसमें क्या हुआ है, हमारा बिल्हौर में रेन गेज लगा है। हमने कई जगह 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पे वर्षा मापी यंत्र लगाए हैं, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए हैं हमारे कृषि विश्वविद्यालय कानपुर ने, हमारे कुलपति जी के सहयोग से। तो उनमें ये हुआ कि कानपुर में बारिश हुई तो 90 मिलीमीटर हुई। हमारे जो सेंटर था CS आजाद यूनिवर्सिटी की ऑब्जर्वेटरी में तो 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, लेकिन सिविल लाइंस में 2 बूंद पानी नहीं गिरा। ये चीजें आ रही हैं क्लाउड फॉर्मेशन के कारण। हमारा अब क्लाउड फॉर्मेशन जो हो रही है वो स्पॉट में हो रही है कि थोड़े इलाके में हो गई, वहां पानी बरस गया। कई बार होता, हम लोग कहते हैं पानी बरसेगा और नौबस्ता में बरसा है 15 मिलीमीटर, लेकिन सिविल लाइंस और CSI यूनिवर्सिटी में 0 रिकॉर्ड किया गया है। आपने ये कहा कि क्लाउड का जो ये बनना है, जो कहीं आते हैं कभी नहीं आते, इसमें शायद आपने 2 बातें कही। एक तो कहा कि जमीन का तापमान, ठीक है, और दूसरा आपने एक बात और कही कि जलवायु परिवर्तन। जरा हमारे दर्शकों को मोटे तौर पे जरा समझाइए कि ये जो आप कह रहे हैं जमीन का तापमान, ये क्या होता है तापमान, और ये जैसे आप कह रहे हैं कि ये बढ़ जाता है, तो ये कैसे आप लोग जानते हैं कि बढ़ता? जरा ये मोटे तौर पर हमारे जरा जनता को बताइए। हाँ,
होता क्या है कि जैसे हमारा कानपुर शहर है, ठीक है, यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, कंक्रीट के जंगल बसा दिए हैं। हाँ। कहीं कच्ची जमीन नहीं बची है। उससे क्या होता है, जब पहले बारिश जब आती है, मानसून शुरू होता है, तो उसको पहले हमारे यहाँ जो प्रदूषण का है, जो हमारे यहाँ ये गैसेज का है, उसकी एक लेयर आसमान पे बन जाती है। उस लेयर से क्या होता है कि जब शाम को रोज हमारी पृथ्वी अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है, जिसको हम हिंदी में या मानव की भाषा में गर्मी कह सकते हैं, वो क्या होती है, जब ऊपर एक प्रदूषण की लेयर हम बना देते हैं जो मानव जनित है, उसमें वो गर्मी ट्रैप हो जाती है, संरक्षित हो जाती है। तो जब वो गर्मी ट्रैप हो जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पे पानी बरसने का पहले हम आपको बताते हैं पानी बरसता कैसे है। जब नीचे गर्म हवाएं होके ये ऊपर जाती हैं, ऊपर क्या होता है कि जो मॉइस्चर फीड लेके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नम हवाएं आ रही होती हैं, वो ऊपर होती हैं, और ये जब गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं तो उस नमी को लेके क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब वो लेयर एक बन जाती है तो गर्म हवाएं ऊपर जा नहीं पाती हैं और उससे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता ये सर। लेकिन जब एक बार वो लेयर हमारी खत्म हो जाती है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होती है। तो होता क्या है कि एकदम 50 मिलीमीटर बारिश हो गई। ये चीजें हमको ये सुधार, ये कैसे आप नापते हैं कि पृथ्वी का तापमान? देखिए, हमारे यहाँ सॉइल टेम्परेचर, जो जमीन का टेम्परेचर होता है वो लिया जाता है। हमारे यहाँ 4 फीट पे कितना टेम्परेचर है लिया जाता है, क्योंकि हमारा जो भी वैसे औसतन कितना बढ़ा होगा, जैसे कि आप अभी बार बार देखिए, जिस अभी पृथ्वी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री बढ़ा है। अच्छा, अगर ये 0.1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ता है तो हमें खाद्यान्न की दिक्कत हो सकती है, हमें आवास की दिक्कत हो सकती है। हम आपको बताते हैं 97 में गुजरात में एक ट्रेनिंग में गया था जी। जिस ट्रेनिंग हुई थी वो समुद्र किनारे एक मंदिर था, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट हुआ करता था, उनका एक रिसर्च सेंटर था। वो 15-20 साल बाद, अभी फोटो मेरे पास है, वो डूब चुका है और वहाँ जो भी गांव थे सब विस्थापित होकर 2 किलोमीटर पहले आ गए हैं। मालदीव की सरकार ने अभी आगाह किया है कि हम नहीं रहेंगे अगले 20 साल में, हमारा जितने भी द्वीप है वो सारे डूब जाएंगे। 2050 में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आगाह कर चुके हैं कि अगर टेम्परेचर इसी तरह पूरी पृथ्वी का बढ़ता रहा तो समुद्र के सारे जितने भी बड़े बड़े शहर बसे हैं ये हमको एक भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। इससे क्या दिक्कत होगी कि सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, यहाँ करोड़ों की जनता रहती है, वो विस्थापित होंगे, उनके घर बार नहीं रहेंगे। और जो समुद्र किनारे कोस्टल एरिया में अच्छी खेती होती है, बड़े वो संपन्न लोग हैं, या हम लोग नदियों किनारे दोआबा के क्षेत्र में हैं, यहाँ दिक्कत आएंगी, खाद्यान्न समस्या भी आ सकती है। ये बातें डरावनी सी लगती हैं, लेकिन जिस तरह से अब लोग कह रहे हैं कि मौसम धीमे धीमे जो मौसम का पैटर्न था वो बदल रहा है, हमारी ऋतुएं बदल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें धीमे धीमे आती हैं, क्योंकि मौसम का परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, इसके लिए 20 से 30 साल लगते हैं, तब जलवायु परिवर्तन होता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की बार बार बात आप कर रहे हैं, तो जरा इसको भी समझाइए कि जल और वायु बने पानी और हवा, इसमें क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? देखिए, जलवायु परिवर्तन से आप समझिए जो पृथ्वी का तापमान हम लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जिससे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो जो हम लोग कहते हैं कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाने वाली बात नहीं है, पेड़ लगाने से काम चलने वाला नहीं है। हमें जो हमारी कार्बन उत्सर्जन है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है, जिनकी वजह से हम गर्मी और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, अगर ये एक अनुपात में रहती हैं तो हमारी पृथ्वी पे जीवन देती हैं। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती हैं, उनमें कार्बन होता है सबसे जो मुख्य है, इसके बाद भी मीथेन, सारी जितनी गैसेज होती हैं ये सारी जब ऊपर आती हैं तो ये हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ाती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, आपको वैज्ञानिक भाषा में बताना चाहता हूँ, हमारी एक पहली लेयर होती है जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। जितने भी वेदर के फिनोमेना होते हैं, चाहे पानी बरसना हो, बादल बनने हो और बर्फ गिरनी हो, बारिश होती है, सारे इसी
एटमॉस्फेयर में होते हैं। इसके बाद जो और भी लेयर हैं, 10,000 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर होता है पृथ्वी का। तो यही जो लेयर है ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है। इसी लेयर को हम लोग खराब कर रहे हैं, इसी में ग्रीन हाउस गैसेज पहुंच रही हैं जो हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ा अभी रही आप हैं। कह रहे थे ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं जी उसमें आपने उदाहरण दिया पेट्रोल का, जी, जितने भी आपने- जीवाश्म आपने ईंधन आपने हैं। उदाहरण डीजल का दिया है जी। लेकिन अब तो गैसेज है। अब तो सीएनजी भी आ रही है, अब तो पीएनजी भी आ रही है। और जो हमारे यहाँ उद्योगों में गैस जिस तरीके से निकला करती थी अब तो वो भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पर्यावरण विभाग भी उसमें अंकुश लगा रहा है, नए नए उपकरण भी आ रहे हैं। तो फिर ये समस्या इतनी ज्यादा क्यों है? इसलिए सर आ रही है अब तो इलेक्ट्रिक वाहन भी आ रहे हैं जो हमारे उपाय हैं जी, वो सर ऊंट के मुंह में जीरे के समान। जीरे के समान है। हम सरकारें सब कर रही जी। हैं, असलियत में हमारी जो एक सबसे बड़ी सोच है कि इस पे सरकार कुछ करेगी। इसमें हमें अपना कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बेटा कमरे के बाहर निकलो तो लाइट ऑफ कर दो, बेटा नल बंद कर दो। जब हम इस तरह का कल्चर डेवलप करेंगे, जैसे अब एजुकेशन जो हम लोग दे रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में हम लोग बच्चों को पहले बताते हैं कि बेटा बिजली कम खर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलो। ये सब करना पड़ेगा। जो हमारे कानपुर ऐसे शहरों में हजारों गाड़ियां हैं उन पे नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो उपाय कर रहे हैं वो तो 2% है। और जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज उत्पन्न करने वाली चाहे फैक्ट्रीज हों, चाहे बड़े बड़े कल कारखाने हों, चाहे बड़े बड़े जो हमारे जिस तरह हाईवेज बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब प्रदूषण बढ़ाती हैं, सारी ग्रीन हाउस। अच्छा, जैसे कि कल अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है कि इलेक्ट्रिक वाहन में हम बड़ी छूट देंगे, 1 लाख तक की छूट देंगे, 5 साल तक कोई परमिट वर्मिट का वो भी नहीं रहेगा, झंझट भी नहीं रहेगा, उसका भी कोई शुल्क नहीं रहेगा। और हमारे अभी नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि 10-15 साल में हम पेट्रोल डीजल सब खत्म कर देंगे। तो जो आप जितना परेशान है फिर तो वो परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन सर परेशानी तो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ। हम उस पर इतना काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम सरकारों पर निर्भर हैं। और हम चाहते हैं, हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं कि वो इस पे काम करें, उनको कल्चर ऐसा डेवलप करें कि वो इस पे काम करें। इस पे सरकारें नहीं कर पाएंगी जब तक हर आदमी, क्योंकि हर जनमानस इस बात को महसूस करेगा कि जो तापमान बढ़ रहा है तो अगली पीढ़ियों को हम पानी नहीं दे पाएंगे, हम उनको ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, जैसा कोरोना में आपने देखा। तो अगले जो वैज्ञानिक हमारे बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे पैदा हों, स्कूल जाएं तो उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़े। ये विकट स्थितियां हैं जिनका सामना पूरी दुनिया कर रही है। इस पे हमें हर आदमी को विचार करना पड़ेगा। और बड़ी इस पे जिस तरह से हम लोग अब नए नए कोर्सेज ला रहे हैं जलवायु परिवर्तन पे, और सबसे पहले हम लोग बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं, और ये केजी नर्सरी से शिक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे हमारी यूनिवर्सिटीज में आते हैं वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको बात समझ में कम आती है। अब हम घर में ये करें, अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को बताएं कि बेटा अपने घर में 2 गमले लगा लो, 4 पौधे रख लो। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बेटा 2 गाड़ी मत जाओ, 1 गाड़ी से चलाओ। ये सब करने पड़ेंगे। जब हर व्यक्ति इस पे काम करेगा तब हम पृथ्वी को बचा पाएंगे, अपनी आगे वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे, हम खाद्यान्न बच्चों सबको दे पाएंगे, नहीं तो विस्थापित घर दे पाएंगे। एक बात पांडे जी, अभी आप कह रहे थे कि हमने जो है मानसून के समाप्त होने का या लौटने की वास्तव में घोषणा कर दी थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी से और आपने कई देशों का जिक्र किया, वहाँ से तूफान आया और उस तूफान ने आकर के यहाँ पर जो है बवंडर मचा दिया। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है, तो फिर क्या इसे तो फिर तो ये टेम्परेरी है, फिर नहीं, स्थायी तो हुआ नहीं। फिर तो भाई आया किसी देश से जब आगे कर गया तो ये तो टेम्परेरी हुआ, जो है ये कोई परमानेंट तो नहीं है ये। देखिए जैसे अभी भी आप देखिए इस समय दक्षिण पश्चिमी हवाएं बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी आधे देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएं पूरा भरपूर मॉइस्चर फीड लेके आ रही हैं, जो क्लाउड फॉर्मेशन करेंगी और बारिश कराएंगी। मानसून वापसी की तिथि थोड़ी आगे बढ़ी है। जब भी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में किसी भी तरह की कोई हलचल होती है तो उसका प्रभाव हमारे भारत देश पे पड़ना स्वाभाविक होता है। और ये साइक्लोन
पहले इतने नहीं आते थे, अब ज़्यादा आने लगे हैं। और ये जो घटनाएं हो रही हैं पहले चरम पे नहीं होती थी। आपने देखा अभी एक दिन में 125 मिलीमीटर 0.2 मिलीमीटर पानी बरस गया, जो बहुत भारी बारिश की श्रेणी में आता है। ये अपने इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अपना देश जिम्मेदार है पूरी या दुनिया। दुनिया के दूसरे देश पूरी जिम्मेदार है? दुनिया जिम्मेदार है। जो बड़े बड़े विकासशील देश अपने को कहते हैं वो वो जिम्मेदार। सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। और आज भी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय पैनल है उसमें भी ये बातें आती हैं कि लेकिन होता यह है, हम फैक्ट्री क्यों बंद कर दें, हम अपना विकास कैसे बंद कर दें। जब हमारी ये चीज़ें आ जाती हैं तो हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन हमें अगली पीढ़ी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए, अगली पीढ़ी को ऑक्सीजन देने के लिए, अगली पीढ़ी को पानी उपलब्ध कराने के लिए ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। जैसे सरकारें काम कर रही हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक पे जाना पड़ेगा, हमें सौर ऊर्जा पे जाना पड़ेगा, हमें जीवाश्म ईंधन जितने हैं जो जला रहे हैं उस पर हर आदमी को रोक लगानी पड़ेगी। ठीक, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे ये चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बेमौसम बाढ़ की और हमारे साथ में है मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर पांडे। डॉक्टर पांडे, बताइए कि आपने बार बार ये बात की कि तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो ये जो तापमान बढ़ रहा है ये केवल मौसम पर ही प्रभाव डाल रहा है या कुछ मानव जो मनुष्य हैं उनके भी स्वभाव, उनके शारीरिक रूप, उनकी मानसिक रूप या उनकी बीमारियों पर या जीव जंतुओं पर भी कोई प्रभाव डाल रही है? बिल्कुल सर, जैसे आपने देखा है जब तापमान बढ़ते हैं तो बीमारियां ज़्यादा आती हैं। और तापमान बढ़ने के साथ साथ अगर मॉइस्चर होता है तो हमारे खेतों में कीट पतंगे और कई विषाणु जनित रोग भी लगते हैं। और ह्यूमन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसका। आप देखिए सब जगह लाइन लग जाती है, तमाम बीमारियां होती हैं। तो तापमान बढ़ने का प्रभाव, मौसम के बदलाव का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज़्यादा मानव जाति पर है। और वो कोई कानपुर उत्तर प्रदेश या भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में पड़ रहा है। और हम लोग जिस तरह तापमान बढ़ता है आपने देखा होगा लोगों को मानसिक रूप से और कई बीमारियां आती हैं, लोगों को हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं और भी कई तरह के रोग जैसे डॉक्टर बताते हैं वो भी हो जाते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ होती है खाद्यान्न संकट की आती है। खाद्यान्न संकट भी हो सकता है हमारे यहाँ, जैसे अब की बार हुआ कि जब शुरुआत में धान लगना था तो पानी बहुत देर से बरसा। जिन्होंने खेतों में धान की बेड़ जिसको पौध कहते हैं वो लगा दी थी, उसको उन्हें जीवित रखने के लिए बहुत पानी लगाना पड़ा। तो जब किसान पानी लगाता है तो निश्चित है उसकी लागत बढ़ती है। जब लागत बढ़ेगी तो किसान निश्चित रूप से परेशान होता है। तो उस टाइम बाद में फिर पानी जब बरसा तो पकी फसल थी, जो भी अगैती धान था उसमें आपने देखा होगा कानपुर शहर के आसपास जितनी भी तहसीलें हैं सब जगह कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ। इसके लिए सरकार अपना करा रही है कि भाई जो भी कराएगी मुआवजा देगी, लेकिन एक तरह से खाद्यान्न संकट तो आएगा ही हमारे यहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद गर्मी होगी तो आप बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप देखेंगे जब गर्मी पड़ती है या बहुत अधिक सर्दी पड़ती है या लगातार पानी बरस रहा है, अब जल भराव की समस्या आती है तो हमारा मानव जीवन भी प्रभावित होता है। मौसम बदलने के साथ, तापमान बढ़ने के साथ या बेमौसम बरसात होने के साथ और जो चरम वाली चीज़ें होने लगी हैं वो सबसे ज़्यादा दुखदाई होती हैं कि पानी बहुत ज़्यादा बरस जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बड़े शहरों में इतनी ड्रेनेज की समस्या नहीं है और कहीं भी सर आप देख लीजिए अगर 2 घंटे में 125 मिलीमीटर पानी रिकॉर्ड किया जाएगा तो सर ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से 2-3-4 घंटे उस पानी को निकलने में लगेंगे। इसके लिए सरकारें दोषी हैं और ना हमारा नगर निगम दोषी कहा जा सकता है। इसके लिए सिर्फ जलवायु परिवर्तन दोषी है जो इस तरह की गतिविधियां आ रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ऐसा हालात बने हैं अब ये लगातार बनते रहेंगे कि
इनमें कहीं ठहराव आएगा। देखिए, जिससे जैसे हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पैनल है, हाँ। उसने सभी देशों से रिक्वेस्ट करी है, हाँ। और सबने इस बात का प्रॉमिस भी किया है कि हम कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, कम करें। अगर इन पे आगे बात होती है। लेकिन जहाँ तक हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग ये चाहेंगे कि सरकारें जो काम कर रही हैं वो तो करती ही हैं और करती रहेंगी, लेकिन हम लोग अगर एक अपने बच्चों में, अपने छोटे स्कूलों में, अपने घरों में अगर इस तरह का एक कल्चर पैदा करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, जलवायु परिवर्तन की जो हानियां हैं उनसे उनको अवगत कराएंगे, और हम लोग हर तरीके से उनको जागरूक करेंगे, हर नागरिक जागरूक होगा, तभी हम इस भारी समस्या से, जो आज बहुत विकट नहीं दिख रही है लेकिन आगे आने वाला समय बहुत ही विकट होगी, तब हम इसको महसूस कर सकें। दूसरी चीज़ एक ये भी बताइए, ये अब मौसम जो चल रहा है, अब हम मानसून की विदाई कब तक माने? देखिए, जो मानसून की विदाई होती है, हाँ। उसमें कई पैरामीटर्स होते हैं। जब वो पैरामीटर्स पूरे हो जाते हैं तो हम कहते हैं मानसून की वापसी होने लगी। जैसा कि कई 4-5 दिन तक बारिश ना होना, उत्तर पश्चिमी हवाएं आने लगना, उनकी निरंतरता हो जाना। तो अब जैसे आपने देखा होगा कि अब आपको रात में सर्दी थोड़ी महसूस हो रही होगी और तापमान भी गिरेंगे। आगे चल के दिन के तापमान थोड़े बढ़ेंगे और रात के तापमान गिरना शुरू होंगे, क्योंकि जो उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं आने शुरू होती हैं वो आना शुरू हो गई हैं और वो हमारे उत्तर प्रदेश तक आ रही हैं। अब जो हमारा जो पीछे बंगाली खाड़ी है, बंगाली खाड़ी में जो सिस्टम बनते हैं उसकी वजह से जो निम्न दबाव का क्षेत्र फिर 20 को एक बनने जा रहा है। 20 तारीख को एक निम्न दबाव का क्षेत्र फिर आने वाला है, लेकिन उसका भी ट्रैक, वो ट्रैक वही पुराना वाला ट्रैक है उसका, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और फिर इस समय जब उत्तर पश्चिमी हवाएं आती हैं तो वो ट्रैक फिर पूर्वी जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं पूर्वोत्तर तरफ भी चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनमें निर्धारण होता है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चलें। तो वो अब राजस्थान से शुरुआत हो गई है और मुझे लगता है कि अगले 20 या 25 तारीख को उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से मानसून वापस लौटने का घोषणा हो जाएगी। लेकिन जो समुद्र की में नए नए निम्न दबाव के क्षेत्र बनते रहेंगे, उनसे अभी थोड़ी तो जो दिख रहा है हमें, जो हमारे मौसमी मॉडल होते हैं उनको देखने पे ये लग रहा है कि बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन कानपुर में बारिश की संभावना अब अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल 20 तारीख को तो है, आप बता रहे हैं ना, 20 तारीख बादलों की आवाजाही उससे होगी। हाँ। और अभी ऐसा होता है, जब अभी तो बनने वाला है, फिर उसका ट्रैक होता है कि वो किस ट्रैक पे जा रहा है। जैसे पिछले बार जो एक और इसके पहले आया था साइक्लोन, जिसने बहुत बारिश कराई थी, उसका ट्रैक उत्तर प्रदेश पे नहीं था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सिस्टम बन गए। एक हमारा WD बन गया जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उसकी वजह से उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया। और जो अभी भी बारिश हुई है उसका कारण ये हुआ कि उधर से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं आ रही थी और इधर से दक्षिण पश्चिमी हवाएं तेजी से आ रही थी, जो नमी लेके, मॉइस्चर लेके आ रही थी, उसको उन उत्तर पश्चिम हवाओं ने रोक दिया। तो उत्तर प्रदेश और तराई की रीजन में लगातार 2 दिन वो सिस्टम बना रहा, जिससे लगातार बारिश होती रही है। तो अब ये हम मान के चलें कि लगभग मानसून की विदाई है। अगर हम आपसे एक सवाल पूछें, जैसा बार बार आ रहा है कि मौसम शिफ्ट हो रहा है जी, कितना शिफ्ट हो रहा है? देखिए, अगर जैसे माने कि बरसात थी वो लगभग सितंबर तक चलती थी, अगस्त सितंबर तक, अब वो क्या शिफ्ट होकर के अक्टूबर तक आ गई है, या अगस्त से अक्टूबर तक आ गई है? कितना शिफ्ट हो रही है मौसम? देखिए, जो हम लोग जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं वो 25 से 30 साल और 20 साल के ऊपर वाला जो डाटा होता है तब हम मानते हैं। जैसे पिछले सालों भी आप देखेंगे, सन 85 में 167 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी 6 अक्टूबर को। इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से जो बारिश के दिन हैं वो कम हुए हैं।
बारिश ज्यादा हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, बारिश के दिन कम हुए हैं। इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है कि बारिश के दिन जब ज्यादा होते थे तो बारिश कम कम बरसती थी, थोड़ी थोड़ी बारिश होती तो उससे क्या होता था कि वो हमारी जमीन में पानी जाता था, हमारा वाटर कंजर्वेशन होता था और हमारे किसानों के लिए वो लाभदायक होता था। अब जो हो रहा है, जिस तरह तापमान बढ़ रहे हैं या जलवायु परिवर्तन जिसको हम लोग एक वर्ड में कहते हैं, उसकी वजह से ये घटनाएं चरम पर होती हैं, ठीक बात, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ये बात तो मान के चलें कि मौसम शिफ्ट हो रहा है और जैसे कि अक्टूबर तक बारिश हो गई है, तो अब हम माने कि जाड़ा जो है वो फरवरी मार्च तक चला जाएगा क्या? देखिए, और जाड़ा भी बहुत तेज होगा, जैसे कि बरसात में जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि सामान्य रूप से बरसता रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन 155 मिलीमीटर पानी बरस गया कुछ ही समय में, 102 मिलीमीटर पानी बरस गया, 167 मिलीमीटर पानी बरस गया, तो क्या ऐसे ही अब जाड़ा भी बहुत तेजी के साथ पड़ेगा? बिल्कुल, जिस तरह से अब की बार एक वैज्ञानिक भाषा हम लोग कहते हैं अलीना और लालीना होता है। हाँ। ये भूमध्य सागर में एक एरिया है, उसमें जो समुद्र का तापमान होता है, हवाओं की ऊपर दिशा होती है, हवाओं की स्पीड होती है, उसको हम लोग एक वैज्ञानिक रूप से देखते हैं। तो असाधारण रूप से लानीना तीसरी वर्ष लगातार है और जब लानीना का इफेक्ट होता है, लानीना का असर रहता है भारत देश पे ही नहीं, इसका असर पूरी दुनिया पे होता है। तो होता क्या है कि बारिश बहुत अच्छी होती है, मानसून बारिश ज्यादा होती है, बारिश अच्छी होती है, मानसून अच्छा रहता है, लेकिन सर्दियां भी थोड़ी ठंडक बढ़ सकती है, लेकिन ठंडक बढ़ने की नहीं कि 0 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, सर्दियों के दिन बढ़ सकते हैं कि सर्दी थोड़ी पहले आ सकती है और थोड़ा ज्यादा जा सकती है। ये सारी चीजें होना स्वाभाविक है और यही हाल गर्मियों में भी होगा। बिल्कुल, गर्मियों भी कि भाई जो जलवायु परिवर्तन ने सबसे जो असर डाला है कि जो हमारी गतिविधियां हैं वो चरम पे हो रही हैं, जो हमारे मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं। यही हमको, इसीलिए हम लोग जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं कि इस पे हमें तापमान रोकना है, कार्बन उत्सर्जन को रोकना है, ये सारी चीजें हमें करनी है। क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाए हैं? जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन की बात हो रही है, हमारे नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हम पेट्रोल और डीजल को खत्म कर देंगे, आदि आदि। क्या सरकार की ओर से कोई कदम और भारत सरकार ने, या भारत सरकार इससे चिंतित है? बिल्कुल, भारत सरकार चिंतित है, सारे वैज्ञानिक चिंतित हैं इस बात से, और हम लोग इस पे सरकार को जब भी मीटिंग होती है बुलाए जाते हैं तो हम लोग उसमें एडवाइजरी भी कहते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आप इसमें थोड़ा छूट दीजिए, तभी तो लोग बैटरी कार से चलेंगे, सौर ऊर्जा लगाने के लिए सौर पैनल पे आप छूट दीजिए। तो सरकारें इस पे काम भी कर रही हैं और जलवायु परिवर्तन के लिए 7 राष्ट्रीय मिशन भी बनाए गए हैं। अच्छा, उसमें सौर ऊर्जा का भी है, उसमें पेड़ लगाने का भी है, उस पे गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है, सारी सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन काम करना किसको है? काम को सब जनमानस को करना है। सरकारें काम नहीं करती हैं, काम धरातल पे तभी आता है जब हम लोग उस पे करते हैं। और उसमें भी जो काम हो रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरा। जी, क्यों हो रहा है? क्योंकि हर आदमी उस पे ध्यान नहीं दे रहा है। मोदी जी सड़क पर चलते आते हैं, कागज अगर कूड़ा पड़ा अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो जब हम लोग इस तरह के काम करेंगे, अपने प्रधानमंत्री से हम लोग सीख लेंगे, या और भी जो लोग बड़े बड़े लोग हैं इस तरह काम कर रहे हैं, अपने घरों में सब्जियां उगा रहे हैं और वो कार की जगह पैदल जा रहे हैं, गाड़ियों का कम यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे हम लोगों ने लगातार व्हीकल बिना चलना सीख लिया है, वहाँ साइकिलों से हम लोग चल रहे हैं, वहाँ कोई भी व्हीकल नहीं चलती है। हमको धीरे धीरे इसी पे काम करना पड़ेगा और ये काम हम लोग हर घर से, स्कूलों से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से कर सकेंगे। और अब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, क्या अब वो समय आ गया है, जैसा आपने बीच में जिक्र भी किया था, कि अब पाठ्यक्रम में मौसम को शामिल कर लेना चाहिए? अब समझ में नहीं आता क्या क्या शामिल किया जाए। अभी ये भी आया था कि साइबर जो है क्राइम को भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा डिग्री ऑफ पीजी कोर्स में। मेरा कहने का कि जो मौसम है इसके बारे में भी क्या कोई पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाए, और शामिल किया जाए तो किस क्लास से शामिल किया जाए और क्या शामिल किया जाए? देखिए, अब जो नए जिस तरह से नया जो
हमारा शिक्षा का नया जो रूप आया है, नई शिक्षा नीति जो आई है, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं पे जलवायु परिवर्तन की बात भी रखी है। और उसमें हमको छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबको यही सीख देनी है कि कैसे हम तापमान कम करने में काम करें। हर व्यक्ति कैसे इस पे काम करे, विश्वविद्यालय कैसे काम करे, हमारे कॉलेजेस कैसे काम करें, और छोटे बच्चों में कैसे हम लोग इस शिक्षा को दे पाएं और उनमें इस तरह की हम एक भावना जागृत कर पाएं कि हमें कार्बन उत्सर्जन कम करना है, पानी का बचाव करना है, हमें अपनी भूमि की रक्षा करनी है, इसका सॉइल हेल्थ को भी देखना है। ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। और नई शिक्षा नीति में कुछ ऐसा है भी, और हम लोग जैसे हमारे यहाँ एग्रोमेट्रोलॉजी है तो हमारे यहाँ बीएससी में भी इस तरह के जलवायु परिवर्तन के बारे में क्लासेज लगते हैं। उसमें कई कोर्सेज हैं जिसमें हम लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में बच्चों को आगाह करते हैं और जो भी रिसर्च हो रही है उसमें उनको बताते हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि कृपया ये हमको ज़रा बताइए कि आम जन, एक मध्यम वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, वो क्या करे जो आप बार बार कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जो है ज़मीन का तापमान बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए अपनी आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो हमें ऊर्जा, हम कभी कभी करते क्या हैं, कमरे से बाहर निकले लाइटें सारी जल रही हैं, तो हम जब भी कहीं भी लाइट जल रही हो, घर में बाहर में, तो हम देखेंगे लाइट जल रही तो उसको लाइट ऑफ कर दें। पानी का नल कहीं लीकेज करते रहते हैं, घरों में बूंद बूंद का टपकता रहता है, उसको बंद करा दें। इसके बाद जो भी जिससे भी कार्बन, एसी बहुत चलाते हम लोग, एसी का कम यूज करें। अभी हमारे यहाँ पर्यावरण संरक्षण पे एक बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने एसी में काम नहीं किया, पूरी बैठक सिर्फ हल्के खिड़कियां खोल के करी, पंखे भी नहीं चलाए गए। तो इस तरह की हमें शिक्षा देनी चाहिए और इस तरह के हमें काम करने पड़ेंगे। एसी के यूज बंद करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। जिस तरह हम लोग 24 घंटे लोगों घरों में एसी चलते रहते हैं, पानी मोटर चल रही है, उन्होंने मोटर चला दी और पानी बह रहा है, पता लगा हजारों लीटर पानी इस तरह बह जाता है। कानपुर ऐसे बड़े शहरों में रोज हजारों लीटर पानी से गाड़ियां धोई जाती हैं, गाड़ियों की वॉशिंग होती है। ये सब चीज़ों पे हमें रोक लगानी पड़ेगी। सरकार भी रोक लगा रही है। पिछली बार हमारी नगर प्रमुख ने पूरे जून में गाड़ियों की जितने भी वॉशिंग सेंटर थे सब बंद करा दिए थे, और जो घरों में हम लोग पानी के लिए जो लगाए हुए हैं वो सब बंद करने पड़ेंगे। माने आपके हिसाब से कि जो हम लोग संसाधन ले रहे हैं ऊर्जा के, उनमें हमको कटौती कर देनी चाहिए। और इसके जगह, बिजली की जगह हमको सौर ऊर्जा पे जाना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रिक वाहनों पे जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की। और निश्चित रूप से ये जो बदलता मौसम है और बेमौसम बाढ़ है, इसका सामना निश्चित रूप से सरकार कर रही है। शिक्षा में प्रावधान किया गया, लेकिन आइए हम और आप मिल करके भी कुछ ऐसा करें जिससे कि हम अपना भी योगदान कर सकें। अनावश्यक बिजली न जलाएं, अनावश्यक एसी का प्रयोग न करें, अनावश्यक व्हीकल्स का प्रयोग न करें, अनावश्यक पानी का दुरुपयोग न करें। ये जो हमारी एक प्रवृत्ति बन जाती है, उससे हमको बचना होगा। जब जब हम अनावश्यक चीज़ों को करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, तब तब ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए आइए हम और आप, जो ये बदलता हुआ मौसम है, जिसमें एक विभीषिका है, जिसमें भय है, दहशत है, डर है, उससे अपने को बचाएं और राहत और बचाव कार्य को स्थायी रूप दें। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।